कार्यक्रम में आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। हमारे देश के किसान जन का पोषक है, वह श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। फल छेदक कीट से होता है भारी नुकसान, करें समय पर नियंत्रण। ड्रोन के प्रयोग से किसानों की घटेगी लागत, बढ़ेगा उत्पादन। अपने राज्य में किसान विभिन्न सब्जियों की खेती करते हैं और अच्छी आय भी कमाते हैं, लेकिन इन सब्जियों में फल छेदक कीट का प्रकोप आमतौर पर देखा जाता है। यदि किसानों द्वारा समय रहते इस कीट का नियंत्रण नहीं किया जाता है तो किसानों को इस कीट से भारी नुकसान हो सकता है। तो इस नुकसान से बचने के लिए किसान किस प्रकार से करें फल छेदक कीट का नियंत्रण, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। प्रदेश के बहुत से किसान भाई कई तरह की सब्जी वाली फसलों की खेती करके अच्छा खासा मुनाफा कमाते हैं, लेकिन कभी कभी इनकी फसल कुछ हानिकारक कीटों की चपेट में आ जाती है, जिनकी समय से रोकथाम न करने पर किसानों को फसल से कम उपज की प्राप्ति होती है। परिणाम स्वरूप उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ता है। इसलिए हमारे जो किसान भाई सब्जियों की खेती कर रहे हैं, उनकी फसल में जो कीट का प्रकोप अधिक देखने में आ रहा है वह है फल छेदक कीट। यह कीट सब्जी वाली फसलों को बहुत अधिक नुकसान पहुंचाता है। इसके शलभ के शरीर पर विशेष प्रकार के काले भूरे धब्बे होते हैं, जबकि आगे के पंखों पर सफेद बिंदियां होती हैं। इसकी सुंडी हरे से धूसर रंग की होती है। लार्वा हल्के गुलाबी रंग के होते हैं। शुरुआती अवस्था में लार्वा प्रौढ़ों में प्रवेश कर जाते हैं, जिससे प्रौढ़ मुरझाकर झुक जाते हैं। इसके बाद लार्वा फलों में छेद करके अंदर घुस जाते हैं और फल के भीतरी भाग को खाते रहते हैं, जिससे फल कांटे हो जाते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये सुंडी फलों को किस तरह से नुकसान कर रही है। इस तरह एक सुंडी 2 से 8 फलों को खाकर नष्ट कर सकती है। ऐसे फल खाने योग्य नहीं रहते हैं, जिनका बाजार में कोई भाव भी नहीं मिलता है। तो इस तरह की समस्या से बचने के लिए किसान भाई रोपाई के समय 14:1 के अनुपात में मुख्य फसल के साथ गेंदा फसल को लगाएं, जिस कारण ये कीट गेंदा की फसल पर आ जाएंगे, जिससे इस कीट के नियंत्रण में आसानी होगी। इस कीट की निगरानी के लिए 2 फेरोमोन ट्रैप प्रति एकड़ की दर से प्रयोग करें और प्रत्येक 20 से 25 दिन के अंतराल पर पुराने लेयर के स्थान पर नए लेयर लगाएं। इसके अतिरिक्त अंड परजीवी ट्राइकोग्रामा के 3 से 5 ट्राइकोकाट प्रति हेक्टेयर की दर से 10 दिन के अंतराल पर लगाना चाहिए। किसान भाइयों, इस कीट की रोकथाम के लिए BT 500 ग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। इसके अतिरिक्त आप नीम तेल 5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव कर सकते हैं, जिससे आप इस कीट पर काफी हद तक नियंत्रण पा सकते हैं। और यदि फिर भी इस कीट का प्रकोप फसल में देखने में आ रहा है, तो फिर सबसे पहले आप कीट ग्रसित फलों को तोड़कर एक जगह पर एकत्रित करके नष्ट कर दें। ऐसा करने से सुंडी एक फल से दूसरे फलों को नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी। किसान भाइयों, इस कीट के रासायनिक नियंत्रण के लिए आप क्लोरांट्रानिलीप्रोल 18.5 SC या इंडोक्साकार्ब 14.5 SC दवा की 400 मिलीलीटर मात्रा को 500 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव कर दें, जिससे आप इस कीट पर नियंत्रण पा लेंगे।
इस तरह किसान भाइयों, अगर आप बताए गए इन उपायों को अपनाते हैं तो आप अपनी सब्जी फसलों को फल छेदक कीट से तो बचा ही सकते हैं, साथ ही आप अच्छी क्वालिटी की अधिक पैदावार भी ले सकते हैं, जिसका आपको बाजार में अच्छा भाव मिलेगा, जिससे आपकी आय भी बढ़ेगी। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। किसान को खेतीबाड़ी के दौरान फसल बुआई से लेकर खड़ी फसलों की देखरेख तक तमाम तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कई बार तो किसान खड़ी फसलों में उर्वरक और अन्य कीटनाशकों का छिड़काव समय से नहीं कर पाते हैं, लेकिन अब किसान ड्रोन तकनीक की मदद से खेत में खड़ी फसलों पर उर्वरकों और अन्य कीटनाशकों का छिड़काव बेहद आसानी से कम समय में कर सकते हैं। तो आप इस ड्रोन का उपयोग किस प्रकार से करें और इसके उपयोग करने के क्या क्या लाभ हैं, आइए जानते हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर श्रीनिवास राघवन से। नमस्कार किसान बंधुओं, आज हम लोग जो कृषि में ड्रोन का उपयोग क्या है, कैसे उपयोग में लाया जा रहा है और इसका क्या महत्व है और इसको कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके बारे में जानेंगे। पहली बात, ड्रोन होता क्या है। ड्रोन को हम अनमैन्ड एरियल व्हीकल भी कहते हैं, जो कि प्लेन जैसा है, जो कि बिना कोई पायलट का हम लोग रिमोटली उसको ऑपरेट कर सकते हैं। जो ये ड्रोन है, ये इसको कई अलग अलग क्षेत्र में उपयोग में लाया जा रहा है आज 21वीं सदी में, जैसे डिफेंस क्षेत्र में, मेडिकल क्षेत्र में, और खासकर कृषि में इसका ज़्यादा महत्व होने के कारण भारत सरकार ने हाल ही में एक किसान ड्रोन का एक कार्यक्रम का लॉन्च किया है। इसमें भारत सरकार कृषि विभाग के माध्यम से ये ड्रोन का जो कृषि में उपयोग को ज़्यादा महत्व दे रही है और इसको अलग अलग किसानों के खेत में डेमोन्स्ट्रेशन के लिए भी एक प्रोग्राम का लॉन्च किया है। दुनिया भर में कृषि कार्यों के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ड्रोन का उपयोग बढ़ रहा है। भारत में भी सरकार कृषि क्षेत्र में तकनीक के उपयोग को बढ़ावा दे रही है, ताकि बेहतर उपज के साथ साथ किसानों की आय में वृद्धि हो। कृषि ड्रोन खेती के आधुनिक उपकरणों में से एक है।
जिसके इस्तेमाल में किसानों को काफी मदद मिल सकती है। ड्रोन से बड़े क्षेत्रफल में महज कुछ मिनटों में कीटनाशक खाद या दवाओं का छिड़काव किया जा सकता है। इससे न सिर्फ लागत में कमी आएगी बल्कि समय की बचत भी होगी। साथ ही जिन क्षेत्रों में मजदूरों की समस्या रहती है वहाँ ड्रोन उनकी कमी को काफी कम खर्चे में दूर कर सकता है। और इसका सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि सही समय पर खेतों में कीट प्रबंधन किया जा सकेगा। और इसमें पानी की जो लागत है वो भी कम होगा और हम बहुत जो रासायनिक कीटनाशक है और खरपतवार नाशक है इसका जो मात्रा जो ज़्यादा हो रहा है उसको हम सटीक तरीके से जितना चाहिए उतना ही हम खेत में छिड़काव कर सकते हैं और इस पे एक निगरानी रख सकते हैं। तीसरा जो है हम लोग आजकल आप लोग सब जानते होंगे नैनो यूरिया और अलग अलग जो रासायनिक खाद है उसका भी हम लोग ड्रोन के जरिए छिड़काव कर सकते हैं। उससे हम लोगों का जो एफिकेसी जो है आम तरह से जो हम लोग करते हैं उससे इसका एफिकेसी ज़्यादा होता है। ड्रोन कई प्रकार के सेंसर से लैस होता है, इसलिए इसका खेतीबाड़ी क्षेत्र में इस्तेमाल करने से कई फायदे हैं। जैसे यदि बड़े क्षेत्र में सिंचाई हो रही है तो ड्रोन की मदद से निगरानी में मदद मिल सकती है। उन क्षेत्रों की पहचान कर सकते हैं जो बहुत शुष्क हैं। इससे किसानों को पूरे क्षेत्र में बेहतर सिंचाई में सहायता मिल सकती है। ड्रोन सर्वेक्षण से फसलों की जल ग्रहण क्षमता, जल रिसाव, फसलों में कीट और बीमारियों के प्रकोप, फसलों का डेटा रखने में सहायता, मृदा विश्लेषण सहित कई कार्यों में सहायता मिलती है। मल्टी स्पेक्ट्रल सेंसर बीज रोपने के पैटर्न, पूरे क्षेत्र की मिट्टी का विश्लेषण, सिंचाई और नाइट्रोजन स्तर के प्रबंधन के लिए उपयोगी डेटा को हासिल करने में मदद कर सकता है। और सटीक 3D मैपिंग से किसान अपने खेत की मिट्टी की स्थिति का अच्छी तरह से विश्लेषण कर सकते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि जो ड्रोन का इस्तेमाल जब करते हैं तो इस ड्रोन का जो है कुछ ऐसे बिंदु है जिसको ध्यान में रखकर किसान इसको इस्तेमाल करना चाहिए। जो भी ड्रोन का जो सर्विस प्रोवाइडर्स है वो भी इस चीज़ को बहुत ध्यान देना चाहिए। वो है सबसे पहला कि जब ड्रोन के जरिए जब हम दवाई छिड़काव करते हैं इसको हम बोलते हैं लो वॉल्यूम स्प्रे। जो हम ड्रोन से स्प्रे करते हैं वो लो टू अल्ट्रा लो वॉल्यूम स्प्रे में आता है, जो कि लगभग 1 एकड़ में हम 10 से 15 लीटर का पानी का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब हम 10 से 15 लीटर का पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं तब दवाई का मात्रा 1 एकड़ में जितना होना चाहिए उतना उसमें देना चाहिए। दवाई का मात्रा जो रेकमेंडेड एक्टिव इंग्रेडिएंट पर एकड़ या पर हेक्टर होती है उसको बदलना नहीं चाहिए। तो दूसरी बात जो है हम लोगों को ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि ड्रोन का कितने हाइट में उड़ाना चाहिए, ड्रोन का स्पीड क्या होना चाहिए और कब ड्रोन का इस्तेमाल करना चाहिए कब नहीं करना चाहिए। इसके लिए एक विस्तृत रूप से भारत सरकार ने एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल जारी किया है। DGCA के माध्यम से ये प्रोटोकॉल जारी है। ये आपको कहीं भी वेबसाइट में आप गूगल करेंगे इसको मिल जाएगा, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल फॉर ड्रोन ऑपरेशन। जब भी विंड स्पीड हमारा ज़्यादा है, जो हमारे DGCA के स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल में लिया हुआ है कि इतना हवा से ज़्यादा होने पे आप ड्रोन का इस्तेमाल नहीं कीजिए। और तीसरी एक सबसे मुख्य बिंदु ये है कि ड्रोन जो ऑपरेटर है उसको अच्छे से ट्रेंड होना चाहिए। जैसे भी हम डिस्कस कर रहे थे कि ड्रोन ऑपरेशन के वक्त क्या क्या मुख्य रूप से हम लोग ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि सबसे पहले ड्रोन को उड़ाने से पहले उसका जो नोज़ल है, जो स्प्रे करने का नोज़ल है, उसको कैलिब्रेट कर लेना चाहिए। सही मात्रा में सारे नोज़ल से लिक्विड निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है वो चेक कर लेना चाहिए और सारे नोज़ल से सही मात्रा में जो लिक्विड स्प्रे हो रहा है वो चेक करना है। और दूसरी बात है कि जो ड्रोन का जो हाइट है वो 1 से 3 मीटर के दायरे में होना चाहिए और 3 मीटर से ज़्यादा भी नहीं और 1 मीटर से नीचे भी नहीं। और ये एक DGCA का जो दिया हुआ लिमिटेशन है। और दूसरी बात है कि जो ड्रोन का स्पीड है 8 मीटर पर सेकेंड से ज़्यादा स्पीड नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन ड्रोन खरीदना चाहता है उसमें सरकार उसके लिए सब्सिडी दे रही है और FPO अपना ड्रोन खरीद के अपने सारे जो मेंबर किसानों के खेत में इस्तेमाल कर सकता है। और सरकार जो है ड्रोन का जो उपयोग है उसके बारे में किसानों को ज़्यादा जानकारी देने के लिए यही किसान ड्रोन कार्यक्रम के अंतर्गत अलग अलग कृषि विज्ञान केंद्र और यूनिवर्सिटी को ये दायित्व दिया है जो किसान के खेत में जाए और डेमोन्स्ट्रेशन दे। अलग अलग किसानों के अलग अलग KVK के अंतर्गत हम लोग डेमोन्स्ट्रेशन देंगे। किसान बंधु इसको देख सकते हैं, इसको देख के और इसका जो उपयोग है उसके बारे में समझ कर आगे इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे और भी हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां। यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। अंडे और मांस की बढ़ती मांग को देखते हुए मुर्गी पालन अच्छी कमाई वाला रोजगार का साधन बनता जा रहा है और घर के पिछवाड़े मुर्गी पालन बहुत कम लागत में शुरू किया जा सकता है। इसमें आप कड़कनाथ मुर्गियों का पालन करके अपनी आय को बढ़ा सकते हैं। तो आप किस प्रकार से करें कड़कनाथ मुर्गियों का पालन, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं विषय विशेषज्ञ डॉक्टर गिरिराज गोयल। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे कड़कनाथ, जो कि वर्तमान में प्रसिद्धियों की बुलंदियों को छू रही है। ये मुर्गी की एक ऐसी प्रजाति है जो कि बहुत ही गुणकारी है और इस प्रजाति के पालन से कई किसान भाई बहुत लाभ प्राप्त कर रहे हैं और उपभोक्ताओं को भी इसके सेवन से बहुत फायदा प्राप्त हो रहा है। मुर्गी पालन एक ऐसा व्यवसाय है जो आपकी आय का अतिरिक्त साधन बन सकता है। ये व्यवसाय बहुत कम लागत में शुरू किया जा सकता है और इस व्यवसाय में मुनाफा भी काफी ज्यादा है। अगर हम बात कड़कनाथ मुर्गे की करें तो इसमें प्रोटीन तो होता ही है, साथ ही इसमें बहुत सारे औषधि गुण भी होते हैं। दरअसल कड़कनाथ प्रीमियम नस्ल है। इसका दाम आम चिकन की तुलना में 3 गुना ज्यादा तक होता है। चटक काले रंग के इस मुर्गे में फैट ना के बराबर होता है और इसकी मीट का स्वाद बहुत ही स्वादिष्ट होता है। मुर्गी को काला मासी के नाम से भी जाना जाता है। काला मासी क्यों? क्योंकि इसके जो मांस है उसका रंग काला होता है। ये एक इसकी विशेष पहचान है और इसकी विशेषता है। मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले समेत कुछ अन्य जिलों में मुर्गी की ये खास नस्ल पाई जाती है जिसे कड़कनाथ के नाम से जाना जाता है। विटामिन B1, B2, B6, B12, C, E, नियासिन, कैल्शियम, फास्फोरस, हीमोग्लोबिन भरपूर मात्रा में इसमें होता है। इसके मीट में सफेद चिकन के मुकाबले कोलेस्ट्रॉल बहुत कम होता है और अमीनो एसिड अधिक मात्रा में पाया जाता है। इसका खून, हड्डियां और पूरा शरीर काला होता है। ये दूसरी मुर्गियों की तुलना में लाभकारी है। इस मुर्गी को बैकयार्ड में भी पाला जा सकता है। बैकयार्ड फार्मिंग के लिए ये बहुत ही उपयुक्त मुर्गी है क्योंकि इसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता भी अच्छी है और प्रतिकूल वातावरण को सहने की क्षमता। इन सभी विशेषताओं के कारण सरकार द्वारा भी कड़कनाथ के पालन को बहुत प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसमें जो मृत्यु दर है वो इसके चूजे के प्रारंभिक 15 दिनों में भी ज़्यादा होती है, उसके बाद इसमें मृत्यु दर बहुत कम हो जाती है। तो किसान भाइयों, जब कभी आप कड़कनाथ मुर्गी का पालन प्रारंभ करें तो शुरू के 15 दिन में इसका विशेष ध्यान रखें और अगर संभव हो तो आप 15 दिन से लेकर 28 दिन तक के चूजे को ही खरीदें। उससे जो इसकी मृत्यु की जो संभावित उम्र है वो निकल जाएगी और उसके बाद आपको इसकी मृत्यु या इसकी बीमारियों के लिए ज़्यादा चिंतित होने की आवश्यकता नहीं रहेगी। कड़कनाथ मुर्गी पालन व्यवसाय करने के लिए आपको खुले स्थान की जरूरत पड़ेगी। इसको घर के आंगन या लकड़ी का शेड बनाकर बहुत आसानी से पाल सकते हैं। एक मुर्गी के लिए लगभग 2 स्क्वायर फीट जगह की जरूरत होती है। इस मुर्गी के खान पान में कुछ ज्यादा खर्च नहीं आता। ये हरे चारे में बरसीम, बाजरा चढ़ी बड़े चाव से खाते हैं। आपको इसके लिए दाने में जो कुछ बातों का ध्यान रखना है, उनमें 50% मक्का, 30% सोयाबीन की खली, 10% चावल की चूरी और 10% मछली का चूरा और 2 से 3% मिनरल मिक्सचर और विटामिन मिक्सचर का इस्तेमाल आप इसमें कर सकते हैं। इस प्रकार आप बहुत कम लागत में भी अच्छा दाना तैयार कर सकते हैं। इसमें कुछ टीकों का भी इस्तेमाल, जिसमें विशेष रूप से रानीखेत का टीका है। करीब 7 दिन की उम्र में इसमें रानीखेत का B1 या F1 स्ट्रेन लगाना चाहिए। उसके बाद 21 दिन की उम्र में
लासोटा नामक रानीखेत का स्ट्रेन पीने के पानी में मिलाकर देना चाहिए। उसके उपरांत प्रति 2 माह की उम्र के अंतराल पर आप रानीखेत बीमारी के लिए लासोटा नामक स्ट्रेन पानी में मिलाकर दीजिए, जिससे कि इसमें ये बीमारी नहीं आएगी। कड़कनाथ में सामान्यतः अन्य बीमारियों का प्रकोप बहुत कम होता है। कड़कनाथ 3 से 4 महीने में 1 से 1.5 किलो के हो जाते हैं और करीब 5 माह में 2.5 किलो के हो जाते हैं। प्रतिवर्ष लगभग 100 से 120 अंडे देते हैं। इस नस्ल को तैयार करने में करीब 200 रुपए का खर्च आता है और ये बाजार में 600 से 900 रुपए प्रति किलो आसानी से बिक जाता है। अगर आप कड़कनाथ मुर्गी पालन व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो जिले के किसी भी कृषि विज्ञान केंद्र में प्रशिक्षण ले सकते हैं। इन सब बातों का आप ध्यान रखेंगे तो आप निश्चित रूप से कड़कनाथ नस्ल से अधिकतम लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आइए जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम अजीतपुरा, जिला सीकर के कृषक महेंद्र प्रताप ने। ये सिरोही नस्ल की बकरी के बारे में संपूर्ण जानकारी चाहते हैं। तो महेंद्र प्रताप जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। किसान भाइयों राम राम। मैं सिरोही नस्ल के बकरी के बारे में आपको थोड़ी जानकारी देना चाह रहा हूँ। सिरोही नस्ल ऐसी नस्ल है जिसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा होगा। किसान भाइयों, यदि आप सिरोही नस्ल की बकरियों का पालन करना चाहते हैं तो आप बकरी के लक्षणों को देखकर आसानी से पहचान कर सकते हैं और सिरोही नस्ल की बकरियां ले सकते हैं। इनकी नस्ल की पहचान ये है कि इसके लंबे कान, पत्तेदार कान होते हैं और ये दूध भी बढ़िया देती है और इसके सींग है ना पीछे की तरफ गए होते हैं और धनुषदार के आकार की इसकी पीठ होती है और इसका जो बकरा होता है वो भी मीट के लिए पर्पज से बहुत अच्छा होता है। इसमें मीट इसका मीठा होता है और ये ग्रो भी बहुत फास्ट करती है। और मैनेजमेंट का है तो मैनेजमेंट में ये है कि ये कम जगह में अधिक बकरियां पाल सकते हैं और इसमें साल में 2 बार ब्याती है ये, और ये किसान अधिक से अधिक मुनाफा इससे ले सकता है और ये ग्रोथ भी बढ़िया तरीके से करती है। सिरोही नस्ल की बकरियों को सामान्य चराई के साथ ही झाड़ियों, पेड़ों के पत्ते और हरी घास खिलाई जा सकती है। बकरियों के चारे में हरी पत्तियों का प्रयोग अवश्य करें, यह उनके लिए बहुत फायदेमंद होती है। और साथ ही बकरियों को उनके ग्वार का भूसा, मूंगफली का भूसा भी खाने को दे सकते हैं। बकरियों की अच्छी बढ़वार के लिए 250 से 500 ग्राम प्रतिदिन के हिसाब से दाना मिश्रण भी दे सकते हैं। मैनेजमेंट का तो ये है कि सिरोही नस्ल के बकरियों के लिए ज़्यादा उसकी ज़रूरत नहीं होती है साल समार की। ये बाहर जाके और 2-3 घंटे घूम फिर के फिर बाद में ये चर के भी आ जाती है और इसमें रोग भी नहीं आता जल्दी से। रोग प्रतिरोधक क्षमता भी ज़्यादा है इसकी और इसमें चारे के लिए है लूम है, गंवार का चारा है और सहतूत के पत्ते हैं, बेर की पत्तियां हैं और अल्डू के पत्तियां हैं। जैसे हरे चारे के साथ साथ रिंज का हो गया, बरसीम हो गया और ये अल्डू की पत्तियां हो गई हरे चारे के रूप में। ये सीजनेबल जो भी है वो खा के और ये अपनी ग्रोथ बढ़िया से बढ़िया करती है और दूध भी बहुत बढ़िया देती है। कम खिलाई में अधिक से अधिक मुनाफा आप इससे ले सकते हो। किसान भाइयों, बकरियों में विभिन्न प्रकार के रोग जैसे अतिसार, परजीवियों का प्रकोप, आफरा होने की संभावना रहती है। इनके समाधान के लिए पशु चिकित्सक की सलाह लेकर रोकथाम के उपायों को अपनाएं। और इसका ये एक बढ़िया फायदा है कि जो बकरा होता है वो जल्दी से जल्दी तैयार हो जाता है। 10 से 12 महीने में बढ़िया ग्रोथ कर लेता है और इसे ब्रीडर के लिए इसको 2 से 2.5 साल की उम्र के बाद में इसको अगर यूज लेते हैं तो ये इसमें बढ़िया रिजल्ट आपको मिल जाते हैं।
एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या या सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 राजस्थान, रामूजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है p18annadatarajasthan@news18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 18008892 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर से आपसे मुलाकात होगी।